नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। और आप जानते हैं कि हम आपको अब रोज ऐसे पैनल से मिला रहे हैं, ऐसे डॉक्टर से मिला रहे हैं जो आपके तमाम सवालों का इस कोरोना काल में जवाब दे रहे हैं, फिर वो चाहे कोविड संबंधित हो, ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस से संबंधित हो या फिर पोस्ट कोविड इफेक्ट से संबंधित हो। और हम जानते हैं कि आपका बहुत साथ और प्यार इस खास पेशकश को मिल रहा है क्योंकि आप खुद भी चाहते होंगे कि यहां वहां के ज्ञान से बढ़िया आपको एक्सपर्ट से एक्सपर्ट राय मिले। इसीलिए आज फिर एक बार एक बड़ा एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश को हिलाकर रख दिया। अब तक न जाने कितने ही लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं, भेंट चढ़ गए हैं। कोरोना संक्रमण ने कितने ही परिवारों को गमजदा किया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोविड-19 को लेकर जो चेतावनी जारी की है वो डराने वाली है। चेतावनी में कहा गया है कि भारत में कोरोना की और भी लहरें आ सकती हैं जिसके लिए तैयार रहना होगा। उधर पोस्ट कोविड इफेक्ट या फिर यूं कहें कि ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों ने चुनौती बढ़ा दी है। साइड इफेक्ट के संक्रमण काल में बचाव क्या है, अपने खास प्रोग्राम में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। आने वाली संक्रमण की लहरों से निपटने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, हम कितने सतर्क हैं और पोस्ट कोविड इफेक्ट से कैसे बचें। खासकर महिलाएं और बच्चे जो हमारे साथ रहते हैं, जो हम अपने बच्चों और घर की महिलाओं को कैसे बचाएं, इस पर भी आज हम सवाल पूछेंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि वो चाहे कोविड से संबंधित हो या पोस्ट कोविड से जुड़ा हुआ हो, इस पर आज तमाम सवाल पूछेंगे। और ये देखिए, ये WHO की चेतावनी है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने आशंका ये जाहिर की है कि भारत में कोविड की कुछ और लहरें भी आ सकती हैं, जिसे आप स्ट्रेन म्यूटेंट भी कहते हैं, कुछ और वेव भी आ सकती हैं। और ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा क्योंकि आबादी हमारे यहाँ बड़ी है। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी वाला देश कोरोना से इस वक्त जूझ रहा है। पहली लहर में जहां आपको याद होगा अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज की हालत ज्यादा खराब थी, भारत में कोरोना को हमने संभाले हुए था, रफ्तार थामी हुई थी। लेकिन दूसरी लहर में भारत में रिकॉर्ड टूट गए मामलों के, मौतों के। और ऐसे में अब तीसरी लहर के बारे में जो आशंका जताई जा रही है, सौम्या स्वामीनाथन जो चीफ साइंटिस्ट हैं WHO में, उन्होंने जो आशंका जाहिर की है वो बहुत जरूरी है उस पर ध्यान देना। और इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पैनल में हमारे साथ ICMR के पूर्व DG सीनियर डॉक्टर NK गांगुली जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर गांगुली। और इसके साथ साथ हमारे साथ DM न्यूरोलॉजी BHU डॉक्टर अभिषेक पाठक जी भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पाठक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पाठक, डॉक्टर गांगुली, आज मैं उन सवालों के जवाब आपसे जानने की कोशिश करने जा रहा हूं जो पोस्ट कोविड और ब्लैक फंगस को लेकर हैं। तो शुरुआत मैं सीनियर मोस्ट डॉक्टर गांगुली आपसे करना चाहता हूं और मेरा सीधा सवाल आपसे यही है सर, पोस्ट कोविड इफेक्ट इस वक्त लोगों को बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। वीकनेस तक तो ठीक था, स्मेल लेसनेस या टेस्ट लेसनेस भी ठीक था, लेकिन ये जो ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस जो निकल कर आया या कुछ और भी जो गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ये किस वजह से हैं और किन में होते हैं, किन लोगों में? एक्चुअली कोविड के इन्फेक्शन में जो इम्यूनिटी है वो घटती है और इम्यूनिटी घटने से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं। बट एक जो सबसे ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि इसमें कॉर्टिसोन से ट्रीटमेंट होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन से, मिथाइल प्रेडनिसोलोन से, तो इनसे जो है इसमें इम्यूनिटी बहुत घट जाती है। इन्फ्लेमेशन तो घटता है लेकिन इम्यूनिटी घट जाती है। तो ये जो ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोर कहते हैं, ये एक हाइफल फंगर है। ये हमारे नाक वगैरह में एनवायरनमेंट में होता है। तो जब इंडिस्क्रिमिनेटली यूज होता है कॉर्टिसोन, तो उस वक्त ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उभर के ये लंग वगैरह को ये अफेक्ट करता है। तो इसलिए जब भी कोई कॉर्टिसोन ले वो फिजिशियन के देख रेख में ले, खुद घर में बैठ के ना ले। ये तभी लेना चाहिए जब कोई फिजिशियन उसको प्रिस्क्राइब करे
और जबकि वो किसी के देख रेख में है, ये रिमोटली इसको ना लेने की कोशिश करें, क्योंकि इसको करेंगे तो खतरा है कि आपको ब्लैक फंगस या दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। वो कई होते हैं, वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, वो न्यूमोसिस्टिस कैरिनिया हो सकता है, तो कई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, वो हो सकते हैं। एक और इसमें यूज होता है, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट यूज होता है, जैसे बेसिटेरनिब यूज होता है या टोसिलिजुमैब यूज होता है, ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं। तो इन इम्यूनोसप्रेसेंट्स के लिए ये होता है, तो इसको इनको काफी अच्छी तरह से डोजिंग करनी पड़ती है और देख रेख में रखना पड़ता है। मैं डॉक्टर गांगुली आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त पैनल में सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रभा जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभा, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका इस पैनल में। डॉक्टर प्रभा एस चंद्रा हमारे साथ इस पैनल में जुड़ गए हैं और डॉक्टर अभिषेक पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप डीएम हैं न्यूरोलॉजी बीएचयू में। डॉक्टर पाठक साहब, जैसा अभी हमने सुना डॉक्टर गांगुली को, उसमें एक सवाल बड़े आम है, जिन जिन दवाइयों का अभी नाम डॉक्टर गांगुली ने लिया, क्या ये स्टेरॉइड हैं और क्या उसी वजह से प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ जी, डॉक्टर गांगुली ने परफेक्ट, ही वाज बैंग ऑन, मतलब वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो उन्होंने सही कहा। प्रॉब्लम ये है कि स्टेरॉइड का इंडिस्क्रिमिनेट यूज, और क्यों स्टेरॉइड के ऊपर हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड के मैनेजमेंट में स्टेरॉइड एक ड्रग ऐसी है जो कि जिसका यूजफुलनेस आया और बहुत रैम्पेंटली यूज हुई, जो एडमिट हुए इनमें भी यूज हुई, जो घर पे रहे उनके भी यूज हुई। तो स्टेरॉइड के यूज से क्या होता है कि ग्रेजुअल, मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये इम्यून को सप्रेस करती है। नॉर्मली स्पोर्स इसके म्यूकरमाइकोसिस, जिसको कि ब्लैक फंगस के नाम से आप लोग बोल रहे हैं और इसको म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है मेडिकल फील्ड में, इसके स्पोर हर जगह हैं। जब भी इम्यूनिटी कम होगी उनमें ये तेजी से फैलेगा। तो ये परफेक्ट कंडीशन है स्टेरॉइड यूज का, अगर प्रोलॉन्ग्ड और इंडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, पेशेंट की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती है तो ये तेजी से बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है कि रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि 10 दिन आपको देना है, 10 से 12 दिन में भी किसी में थोड़ा सा एक हफ्ते और देना पड़ रहा है किसी पेशेंट्स को स्टेरॉइड इन कोविड। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग अपने कुछ मतलब अगर अनसुपरवाइज है तो कई बार वो लंबे समय तक ले रहे हैं, और अच्छे खासे डोज ले रहे हैं, जो कि इम्यून को तेजी से सप्रेस करता है और एक अच्छा नाइडस हो जाता है म्यूकरमाइकोसिस को पनपने का। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, जो कोविड के पेशेंट्स उनमें डायबिटीज का भी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। डायबिटीज अपने आप में एक रिलेटिव इम्यूनोडिफिशिएंट स्टेट है, और अगर डायबिटिक पेशेंट्स उनमें भी उनको कोविड हुआ, उनको वैसे भी हमें स्टेरॉइड यूज करनी है, तो एक डबल एजेड स्वॉर्ड है उन पेशेंट्स में, खासतौर से डायबिटिक्स में, और उनमें म्यूकरमाइकोसिस होता है। और एक छोटी बात मैं और बता दूं, जब ये कोविड नहीं भी था, डायबिटिक पेशेंट्स में ऑन एंड ऑफ, जिनके डायबिटीज बहुत अच्छे कंट्रोल नहीं होते थे, हम म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स देखते थे, जो कि ऑब्वियसली कम थे। लेकिन अब कोविड में चूंकि नंबर्स ज्यादा है, स्टेरॉइड का यूज ज्यादा दिन तक का है, ज्यादा बड़ा डोज यूजेस हो रहा है, एक परफेक्ट नाइडस बन रहा है म्यूकरमाइकोसिस के लिए, और जो हम लोग देख रहे हैं पेशेंट्स पे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर पाठक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर प्रभा, मैं आपके पास आ रहा हूं, और मेरा आपसे एक सवाल, ये इतना ज्यादा पैनिक हो गया है लोगों के लिए, आप कहते रहिए कि पॉजिटिविटी बनाए रखिए, इम्यून बढ़ाए रखिए, लेकिन आम आदमी की चिंता बड़ी वाजिब है। वो जब सुनता है इतने भारी भारी शब्द, म्यूकोरमाइकोसिस, डॉक्टर्स ने बताया कि पहले भी था, लेकिन अब चूंकि जान लेने लगा है तो लोग डरने लगे हैं, तो कैसे वो पॉजिटिविटी बनाए रखें? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और पॉजिटिविटी कहना आसान है मगर बनाए रखना बहुत मुश्किल है इस स्थिति में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है कि लोगों की मतलब जो एंजाइटी है, जो आतंक जो हो रहा है अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हर जगह से समाचार आ रहे हैं, विभिन्न समाचार की ये बीमारी हो रही है, ये नई बीमारी हो रही है, ये रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो हर जगह एक बम्बार्डमेंट हो रही है कि खाली नेगेटिविटी की और एंजाइटी की, जिससे आतंक बढ़ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि थोड़े से अपने आप को ट्रिगर्स को देखिए। ट्रिगर्स मतलब क्या होता है कि किस चीज से आपको ज्यादा घबराहट हो रही है। कुछ लोगों को न्यूज में सुनने से घबराहट होती है, कुछ लोगों को बाकी कोविड के मरीजों के बारे में जानकारी हो तो घबराहट होती है, कुछ लोगों को अपने में थोड़ी सी, जैसे सर दर्द हो गया या थोड़ा सा जुकाम हो गया कि अरे बाबा हमें कोविड हो जाएगा, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें आईसीयू में जाना पड़ेगा, तो कैटास्ट्रोफाइजेशन कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करना। तो हर इंसान का जो एक सीमा होती है, एक थ्रेशोल्ड होती है एंजाइटी की, वो अलग अलग होती है। जैसे हम लोग हैं, हम हेल्थ में हैं, तो हम बहुत ज्यादा जल्दी घबरा नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी होती है किन चीजों से घबराना है, किन चीजों से नहीं घबराना है।
बहुत लोगों को क्या होता है कि सीमा जो है उनकी नीचे होती है, क्योंकि पहले कोई बीमारी हुई होगी या घर में किसी को कोई बीमारी हुई होगी, तो वो जो सदमा है बार बार, PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बार बार उनके दिमाग में आता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये पहले जान लेना चाहिए कि मेरी सीमा क्या है, मेरा हद क्या है, मैं कितना समाचार में संभाल पाऊंगी, ऐसा मतलब अपने आप के बारे में थोड़ा सा जजमेंट कर लेना चाहिए। दूसरी बात जो है, मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक लोग जो है बस खाली टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, और मतलब यही समाचार बार बार दिमाग में चला जा रहा है। अब किसी भी इंसान में, चाहे अब वो सुनामी हो चाहे कोई फ्लड हो, बार बार वो कोई इंसान वही चीज सुने, देखे, उसी के बारे में चर्चा करे, तो नेचुरली वो बहुत अहमियत ले लेता है हमारे दिमाग में। तो मेरा सुझाव ये होगा कि अब लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास काम नहीं है। पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत लोगों को हॉबीज निकालनी पड़ी, कुछ बेकिंग कर रहे थे, कुछ खाना बना रहे थे। इस बार कुछ नहीं हो रहा है, एक किस्म से एक मतलब थकावट हो चुकी है, और लोग क्या करते हैं, बस खाली एक दूसरे से कोविड के बारे में बात करते हैं या टीवी देखते हैं, और उसमें जो भी नेगेटिव है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बड़ा आम हो गया है। अगर मैं एक बात कहता हूं और सब लोग उससे मुझे लगता है कि एग्री करेंगे। आप देखिए, आप किसी अगर दोस्त को फोन करते हैं तो शुरुआत के 1 मिनट तो आपकी अपनी बातें होती हैं, फिर आप जब फोन पे कहते हैं और बता, तो वहां से वो रिप्लाई देता है कि बहुत बुरा हाल है, फिर वो अपनी बातें बताने लगता है कोविड से जुड़ी हुई कि हमारे यहाँ जिनकी डेथ हो गई, आप अपनी बातें बताने लगते हैं, और ये हर फोन कॉल में हो रहा है। ये बड़ा कॉमन हो गया है कि और बता के बाद फिर वही शुरू हो जाता है कि अरे बड़ा बुरा हाल है, यहाँ ऐसा है वहां ऐसा है। तो उससे हटना है, वो जो पहले का 1 मिनट है उसी को या तो खींचिए या फोन कॉल वहीं काट दीजिए। कुल मिला के ये करना है। डॉक्टर गांगुली, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर गांगुली, क्या अभी म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम ब्लैक फंगस कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ और गंभीर साइड इफेक्ट्स अभी मरीजों में देखने को मिल रहे हैं जो हमें मालूम होने चाहिए? एक्चुअली एक साइड इफेक्ट हो रहा है, जैसे एक चीज अभी बतलाया था डॉक्टर साहब ने कि जब आप स्टेरॉइड देते हैं तब आपका शुगर भी बढ़ जाता है। तो अगर आपका अनकंट्रोल डायबिटीज है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो ये बहुत एक अहम खबर विचार उन्होंने दिया है, इसके ऊपर लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कम से कम जिनको डायबिटीज है। एक और बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होता है कोरोना से, वो क्लॉटिंग डिफेक्ट्स होता है, इसीलिए ये फेरिटिन डी डाइमर LDH वगैरह करते हैं। तो कई लोग, बट ये भी मैं ये कहता हूँ कि ये भी लेना चाहिए, क्योंकि थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होता है तो आपको थ्रोम्बोटिक डिफेक्ट्स हार्ट में मिल सकता है, लंग्स में मिल सकते हैं, किडनी में मिल सकते हैं, और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हो सकता है। और एक और हो सकता है जो कि एंड स्टेज में होता है, जहाँ पर कि सेप्टिसीमिया के सारे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आपके जो, बट ये कभी भी अपने आप नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर्स के निगरानी में लेनी चाहिए। जब भी आप अपना, सारे लोग जो है अपना एक मार्कर कराते हैं, जो कि रूटीनली जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनमें होता है। अगर जो 80-90% तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनमें थोड़े से सिम्टम्स आते हैं उनको ये कराना चाहिए, और डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए। उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर IL-6 वगैरह भी है, CRP वगैरह भी है। तो ये देख के फिर डॉक्टर अगर आपको बोले तो आपको ओरल एंटीकोगुलेंट लेना पड़ता है। ये फाइजर का एक आता है, जेनरिक वर्जन भी आता है जो सस्ता होता है, बट ऑलवेज डॉक्टर की देखरेख में लेनी चाहिए, बिन अपने आप कभी नहीं लेना चाहिए। एक जो सवाल डॉक्टर पाठक मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये जो हम बार बार डायबिटीज और डायबिटिक पेशेंट्स को लेके बात कर रहे हैं, तो जो डायबिटिक हैं जिनकी रीडिंग स्टेबल है, एक बनी हुई है कोविड से पहले भी, कोविड के बाद भी, या इस कोविड के बाद भी, तो क्या उनको खतरा है, या ज्यादातर उनमें खतरा है जिनका हेविली फ्लक्चुएट होता है सर, जिनका रैंडम कुछ भी रहता है, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा खतरे में है म्यूकोर के? हाँ, हेलो जी जी डॉक्टर पाठक, मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए। जी सॉरी। अच्छा, तो देखिए, अगर फ्लक्चुएशन है डायबिटीज में, तो इसका एक मतलब है कि डायबिटीज कंट्रोल आपका बहुत अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली जब डायबिटीज कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो जैसे मैंने पहले कहा और डॉक्टर गांगुली ने भी कहा कि ये एक परफेक्ट नाइडस होने वाला है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए।
तो आपको पहले तो वो पेशेंट्स अपने ऊपर ध्यान दें कि शुगर का एक नियमित कंट्रोल हो, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात करें, अपने डॉक्टर फिजिशियन से जिससे भी मिल रहे हैं उससे बात करें, क्योंकि शुगर का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। लेकिन डायबिटीज पर से एक रिलेटिवली इम्यून डिसरेगुलेशन का सिस्टम है जिसमें कि इम्यूनिटी नॉर्मल आदमी से थोड़ी कम रहती है। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको नॉर्मल आदमी से ज्यादा चांसेस है कि आप म्यूकोर के लिए इफेक्टेड हो सकते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपने अगर स्टेरॉइड ले रखा है और स्टेरॉइड के दौरान आपका शुगर्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रखा है, तो आप समझिए कि ये तीनों चीजें मिलके ना एक बहुत इस फंगस के लिए बहुत परफेक्ट नाइडस बना रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो पहले अपने शुगर्स का ध्यान दीजिए। अगर आपको हो सकता है आपको पता ना हो, आपको डायबिटीज हो, अचानक से स्टेरॉइड्स लिया तो उस समय शुगर्स बढ़ गई, ये हो सकता है, तो आपको शुगर नियमित रूप से चेक करना है। दूसरी बात, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ऑल दी मोर रीजन कि आप अपने शुगर्स के लेवल को रेगुलरली चेक कराएं, अपने एंटी डायबिटिक एजेंट्स को मतलब स्टेबलाइज करें ताकि शुगर्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। और ये भी देखना है उन डायबिटिक मरीजों को खासतौर से जो स्टेरॉइड लिए हैं कोविड में, वो ड्यूरेशन स्टेरॉइड का बहुत गार्डेड होना चाहिए, कम पीरियड का होता है जो कि रिकमेंडेशंस पे मैक्सिमम 2 हफ्ते है। तो उससे ज्यादा लेने की अगर आवश्यकता पड़े तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें। इसलिए हम इन डायबिटिक मरीजों को ज्यादा दे आर एट रिस्क कि वो म्यूकर पड़ जाएगा। और आपको जैसे मैंने कहा कि प्री कोविड भी हम लोग देखते रहे म्यूकोरमाइकोसिस इन डायबिटिक पेशेंट्स, बट जस्ट बिकॉज की नंबर्स बहुत ज्यादा है, कोविड रैम्पेंटली फैला है तो डायबिटिक एब्सोल्यूट नंबर्स जो डायबिटीज का मरीजों का वो बढ़ रहा है, इसलिए शायद इस फंगस का नंबर्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं। डॉक्टर पाठक, देखिए देश में 100 लोगों पे कोई एक सर्टिफाइड डॉक्टर होगा, लेकिन घर में हर दूसरा आदमी सरपंच होता है, इस मामले में वो डॉक्टर बनता है। तो जरा मैं आपसे क्लियर पूछना चाहता हूं सर, रेटिंग और रीडिंग, जो डायबिटीज की रीडिंग है कि इतना अगर आपकी रीड आया है तो आप डायबिटिक हैं, इतना आया तो माइल्ड आप डायबिटिक हैं, और इससे ज्यादा आया है तो आप हाईली डायबिटिक हैं, वो जरा बता दीजिए, क्योंकि यहां हर दूसरा आदमी ज्ञान देता है और फिर हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट बताएं कि क्या रीडिंग है। जी मतलब देखिए आपका पोस्ट पैरेंडियल मतलब खाना फास्टिंग 100 से कम, 100 से कई बार अगर लंबे समय का डायबिटीज से कोई फिक्स पीरियड नहीं है। और इसके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसके ऑब्वियसली द बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बता पाए, लेकिन एज अ फिजिशियन मैं आपको बता सकता हूं कि फास्टिंग मतलब अगर खाली पेट जो शुगर के लेवल्स हैं रफली 100 से नीचे होने चाहिए, लेकिन 100-110 के बीच में भी है तो यू ओके, मतलब आपको 100 कंट्रोल है, ठीक ठाक एडिक्वेट कंट्रोल है। सिमिलरली पोस्ट पैरेंडियल अगर 200 से नीचे है, अगर 200 के आसपास उससे नीचे है तो आप समझ के रखिए कि ठीक जा रहा है। रैंडम भी लगभग 200 से नीचे आपको रखने पड़ेंगे। खाना खाने के बाद, जिसको मैं पोस्ट पैरेंडियल बोल रहा हूं, रफली बिटवीन 140 to 200 के अराउंड है तो यू आर वेल ऑफ। रैंडम 200 के आसपास है, 200 से नीचे है तो यू आर वेल ऑफ, मतलब एडिक्वेट कंट्रोल है। लेकिन एक 20 साल के डायबिटिक का शुगर का लेवल ऑब्वियसली थोड़ा अलग होगा, जिसको डॉक्टर टारगेट करता है। न्यूली डायग्नोज अगर डायबिटीज है तो उसका टारगेट्स अलग होंगे, लेकिन मोटा अगर आप जनरलाइज करके मुझसे पूछे तो मैं ये जो लेवल्स मैंने बताए हैं रफली उसी को हमको फॉलो करना होगा। तो यही वो, और ये नहीं कि 10-20 ऊपर नीचे हो गया तो तुरंत आप वो प्लस माइनस चलेगा, 10-20 कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक, मैं डॉक्टर प्रभा आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद फिर डॉक्टर गांगुली आपके पास आता हूं। डॉक्टर प्रभा, मेरा आपसे जो सवाल है वो यही कि देखिए इस वक्त में पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखें वो तो हमने देखा, हमने सुना और बहुत जरूरी है। अब एक बात आती है इम्यूनिटी की। ये इम्यूनिटी हमें शरीर के बाहर तो दिखती नहीं है कि कौन आदमी कितना स्ट्रांग है। कोई बॉडी बिल्डर दिखेगा तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ इसकी बहुत तगड़ी इम्यूनिटी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। कोई पतली कदकाठी का व्यक्ति भी अंदर से बहुत इम्यूनी स्ट्रांग हो सकता है। क्या ये एक नेचुरल रीडिंग है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ता है, जल्दी उसे सर्दी जुकाम नहीं पकड़ता, जल्दी वो बुखार उसको नहीं होता, वो कोई उसको वीकनेस नहीं होती, तो क्या उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है? और अगर कोई जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है, कभी सिर दर्द, कभी सर्दी जुकाम, कभी नजला, तो इसका मतलब वो कमजोर इम्यूनिटी वाला शख्स है। क्या ये एक रेटिंग हो सकता है ऊपर ऊपर? ये तो बहुत कहना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली कोविड के लिए, क्योंकि ये नहीं देखा गया कि किसी की मतलब किसी को जल्दी जुकाम वाले एलर्जी हो सकती है या कोई और तकलीफ हो सकती है। तो ये इससे ज्यादा ये देखा गया है कि जिसको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसको रीनल प्रॉब्लम है या डायबिटिक है या किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब कि कोई क्रॉनिक बीमारी, ना कि ये छोटी छोटी कि इसको तो बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, इसको जल्दी सर दर्द हो जाता है तो इसकी ये कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये
ज्यादा क्रॉनिक इलनेसेस के लिए, कोमॉर्बिड इलनेसेस के लिए ज्यादा साबित है, ताकि ये छोटी मोटी एलर्जीज वगैरह के लिए कोई ज्यादा मतलब कोई एविडेंस नहीं है इस मामले में। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो मानसिक स्थिति है हमारी, उसका भी इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। डिप्रेशन का इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे देखा गया है कि जो डिप्रेस्ड होते हैं, जो बेजार होते हैं, जो दुखी रहते हैं काफी और डिप्रेशन की बीमारी होती है, उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी लेवल्स कम होती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को थोड़ा सा, अगर डिप्रेस्ड हो रहे हैं या परेशानियां हो रही हैं या उदासी हो रही है, तो इसको या तो मनोचिकित्सक के पास दिखाएं या मनोवैज्ञानिक के पास दिखाएं और थोड़ा सा अपने आप को संभालें और थोड़ा अपना उस तरह से भी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। ठीक, तो डॉक्टर प्रभा ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोई दोस्त है जो महीने में एक आधी बार आपको परेशान दिखता है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो दिन में हमेशा आपसे वो नेगेटिविटी की बात करता रहता है, वो खुद तो परेशान रहता ही, आपको परेशानी में डाल रहा है, तो कोविड में थोड़ा उससे दूरी बना लीजिए। 2 गज नहीं, कम से कम 4 गज दूर रहिए। वो खुद तो नेगेटिव रहेगा, आपको भी नेगेटिव कर देगा। डॉक्टर गांगुली, आपके पास आ रहा हूं। ये सर, हम अभी एक लहर से जूझे, अब दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं, सेकंड वेव हम देख रहे हैं, अब थर्ड लहर की बात हो रही है सर, थर्ड वेव की बात हो रही है। सौम्या स्वामीनाथन सीनियर साइंटिस्ट हैं सर WHO में, उन्होंने चेतावनी दी कि भारत में तो कुछ और वेव्स भी आ सकती हैं। सर ये क्या चक्कर है वेव्स का? क्या ये अलग अलग म्यूटेंट, जिन्हें स्ट्रेन म्यूटेंट कहते हैं, या क्या ये यही वेव्स हैं? इनका कोई सर नंबर है सर्टन कि यहां तक आएगा, या अब ये जीवन काल चलेगा ऐसे ही और हमको इसी के साथ ऐसे ही चलता रहना पड़ेगा? 14वीं वेव, 15वीं वेव चलता रहेगा वो? एक्चुअली हम अगर दुनिया में देखें तो पहला वेव वुहान स्ट्रेन से हुआ था, जो चारों तरफ फैला, और वो एक अपना साइकिल किया उसने, फिर लोगों ने वगैरह पहने, ठीक से किया, नीचे आ गया। वायरस म्यूटेट हुआ, 3 म्यूटेंट्स थे, एक यूके म्यूटेंट, एक साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट और एक ब्राजीलियन म्यूटेंट। बाद में डबल कैलिफोर्नियन म्यूटेंट बना, मिशिगन का म्यूटेंट बना। जब ये म्यूटेंट आए और लोगों ने परहेज बंद कर दी, तो एक बहुत बड़ा वेव आया, यूरोप में हाहाकार मच गया, दूसरी जगहों में हो गया। इन म्यूटेंट से करीब 60% ज्यादा फैलता था ये, और जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स होते थे, इलेक्शन हुआ, ये सब हुआ, उससे ये और ज्यादा फैलता था, और हर इवेंट के बाद ये फैला है। तो ये जो वेव्स आती थी, ये लोगों ने कंट्रोल किया है। जो अमेरिका में, यूरोप में कंट्रोल हुआ है, वो वैक्सीनेशन से हुआ है। इन्होंने करीब 50% से 60% और इजराइल वगैरह ने करीब 100% वैक्सीनेट कर दिया, तो इससे ट्रांसमिशन रुका और वहां पर ये कंट्रोल हुआ है। करीब 15 देश ऐसे हैं दुनिया में, उनमें कुछ छोटे देश भी हैं, जैसे सर्बिया है, माल्टा है, चिली है, हंगरी है, रोमानिया है। ये सब छोटे छोटे गरीब देश हैं। इन्होंने भी, यूएई, बहराइन है, ये तो गरीब नहीं है लेकिन छोटे देश है, इन्होंने अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर दी और ये नीचे उतर आया। इंडिया में ये जो म्यूटेंट है B1617 या 618 और इनके म्यूटेंट्स, और एक जो N440K है, ये म्यूटेंट्स जो हैं ये 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। और इनमें एक और देखा गया है अजीब सी चीज कि ये यंगर पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर अभी जो प्रोफाइल है, काफी यंगर पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है। फीवर ज्यादा होता है इनमें, बदन में दर्द बहुत ज्यादा होता है, और अभी डेथ के जो हमारे ये डॉक्टर गांगुली सर, जो आपने इतने सारे म्यूटेंट्स बता दिए हैं, एक छोटे से ब्रेक के ले लेते हैं, कहीं इन म्यूटेंट्स को सुन के लोगों को तनाव ना आ जाए। डॉक्टर प्रभा भी बार बार कह रही हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं सर, मैं, बहुत जरूरी है इस वक्त, और उसके बाद फिर इन्हीं म्यूटेंट्स के कहां से म्यूटेंट्स आए हैं, कितने म्यूटेंट्स और आ सकते हैं, कैसे तैयार रहना, ये सवाल होंगे। छोटा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं और आज हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट पैनल के साथ साइड इफेक्ट्स को लेकर। संक्रमण काल में किस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। 3 सीनियर डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल में, और ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने चर्चा की, लेकिन अगर अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर NK गांगुली साहब हैं, फॉर्मर DG हैं, इसके साथ साथ DM न्यूरोलॉजी BSc डॉक्टर अभिषेक पाठक हैं, और सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रभा एस चंद्रा जी हमारे साथ हैं। मैं एक बार फिर आप तीनों हमारे एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर्स का बहुत बहुत सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। डॉक्टर गांगुली, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके पास ही था, दोबारा आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि वो जो आपने बताना शुरू किया कि B617 618 वो थोड़ा तनाव हो गया था सर मुझे भी सुनते सुनते। मैंने कहा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सर, म्यूटेंट बेसिकली होता क्या है, कैसे बनता है, और हम देख रहे हैं कि कुछ जैसे आपने बताया मिशिगन म्यूटेंट वुहान का पहला म्यूटेंट था, ये कैसे इलाके में अलग अपने आप को डिफर कर लेता है पुराने म्यूटेंट से, इस पर जरा जानकारी दीजिए सर। जब भी म्यूटेंट्स ऐसे होते हैं, जब भी वायरस किसी भी उसको अफेक्ट करता है, जैसे ये पहले बैट्स में होता था, तो बैट्स में म्यूटेंट्स बने, उन म्यूटेंट्स में कुछ ज्यादा विरुलेंट हो गए, उन्होंने जंप किया, पेंगोलिन में आए, उसके बाद ह्यूमन में आए। तो ह्यूमन में भी बॉडी में जब वायरल इन्फेक्ट करता है, ये हर वायरस का होता है, वो अपने को बचाने के लिए म्यूटेट करता रहता है। तो कुछ म्यूटेंट्स तो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। कुछ म्यूटेंट्स अपने को स्टैब्लिश करने में सक्षम होते हैं और वो अपने को स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये जो म्यूटेंट्स हम और हर रीजन में, क्योंकि होस्ट रेस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं कंट्रीज में, तो वो डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेंट्स निकलते हैं। कभी कभी वो फैल जाते हैं, जैसे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिश म्यूटेंट काफी आया, साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट 4% ही था, और जो ब्राजीलियन म्यूटेंट 1% से भी कम, बस 1-2 केसेस थे। जो हमारा जो म्यूटेंट था B1617 या 618 और ये था, ये भी दुनिया में अब फैल गया है, UK वगैरह में गया है, यूनाइटेड स्टेट्स में गया है, ये फैल गया है। अब ये वहां पर स्टैब्लिश करेंगे कि नहीं, अभी बताइए, जो समय बोलता है, ये सर्विलेंस से पता चलता है, लेकिन इसमें दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, अभी तक जितने वैक्सीन्स हैं सारे इसमें कारगर हैं। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई डॉक्टर गांगुली साहब, वरना आम आदमी तो इसको लेकर भी अपना हिसाब किताब अलग लगा रहा है कि जो वैक्सीन बना है वो तो पिछले म्यूटेंट को लेकर बना है, तो इस बार का जो नया म्यूटेंट है उस पर वैक्सीन कारगर होगा कि नहीं। हालांकि कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों के बारे में कहा गया कि हमारी दोनों इंडियन वैक्सीन इन पर कारगर है। मैं आता हूं डॉक्टर गांगुली इस पर आपके पास। डॉक्टर पाठक आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर पाठक, मेरा इसी म्यूटेंट पर आपसे सवाल है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि हमारी जो इम्यूनिटी है, क्या वो इन तमाम तरह के म्यूटेंट्स को के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त है, बहुत है, या कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, कुछ दोस्तों के कॉम्प्लीमेंट्स और इस तरह की चीजों की आवश्यकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप मुझे एज अ डॉक्टर और एज अ साइंटिस्ट पूछेंगे तो अभी मैं बोलूंगा मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी ये वेरिएंट्स का क्या होने वाला है पता नहीं। अभी एविडेंस आ रहा है, अभी पेपर्स आ रहे हैं, रिसर्चेस आ रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि आप अपना जो संयमित लाइफस्टाइल है, जैसे सोशल, चाहे कोई भी वेरिएंट आ जाए, वायरस है, फैलेगा या तो ड्रॉपलेट से या तो एरोसॉल, राइट। तो अगर आप ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम लोग अपनी आदत में डाल ले, तो वी शुड नॉट वरी कि क्या म्यूटेंट आ रहा है, और अपनी वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो 6 गज की दूरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वी आर मोर और लेस सेफ। आपको अपने ऑब्वियसली इम्यूनिटी पे बिलीव करना पड़ेगा। अब इम्यूनिटी की कोई ऐसी दवा तो होती नहीं कि रात में डॉक्टर को खिला दे और कल आपको आपकी इम्यूनिटी मतलब डबल या 10 गुना बढ़ जाए, ऐसा ऑब्वियसली होता नहीं है। खुश रहना है, जैसे मैडम प्रभा ने बोला, तनाव ऑब्वियसली के स्टडीज है, प्रूवन एविडेंस है कि भाई तनाव, डिप्रेशन आपकी इम्यूनिटी को, स्ट्रेस बढ़ाएगा और आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा। उससे एकदम दूर रहना। मैंने बोला कि हो सकता है कल को तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां म्यूटेंट आ सकता है। विल हैव टू वेट, स्टडीज को अभी प्रूव करना पड़ेगा अपने पॉइंट्स। वैक्सीनेशन सबने लेना है बिना किसी डाउट के, आपको ज्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है। वैक्सीनेशन ही वेव्स, जितने वेव्स की हम बात करें, 3rd वेव, 4th वेव, सबको वैक्सीनेशन बचाएगी। वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क और जो 6 गज की दूरी, साथ में इम्यूनिटी के लिए दवाइयों पे आप बिलीव नहीं करें, हेल्थी लाइफस्टाइल, जैसे आ रहा है कि भाई वेजिटेरियन लाइफस्टाइल इज अ हेल्थी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, लंग एक्सरसाइजेस, योगा में प्राणायाम जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, मॉर्निंग वॉक, जो कि शायद कोरोना नहीं भी होता या ना भी हो, हम सबको करना चाहिए और टाइम इमेमोरियल हम लोग करते आए हैं।
कोरोना ने हमें शायद बस एहसास दिलाया, जो लोग घरों में पड़े रहते थे और नहीं करते तो वो बस आपको एहसास दिलाने के लिए है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास एक अदृश्य दुश्मन है जिससे अगर बचना है, और इन म्यूटेशंस और इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों से अगर बचना है तो आपको एटलीस्ट टहलना, दौड़ना, योगा, प्राणायाम ये आपको करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल, समय पे उठना, समय से सोना, और दोस्तों का एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन करिए, खुश रहिए। और इस आप अगर ये सब कर रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि कितने म्यूटेशंस आ रहे हैं, कितने। बिल्कुल ठीक बात है। मैं बिल्कुल वही कहने वाला था डॉक्टर पाठक। दो तरह के आयु वर्ग के लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अभी छोटे बच्चे देख रहे हैं तो मम्मी को बोल दीजिए कि खुद भी एक्सरसाइज करें, आपको भी कराएं, और मम्मी छोटे बच्चों को बता दीजिए कि अब कल से एक्सरसाइज अगर आप करती हैं तो आपके साथ बच्चे को भी एक्सरसाइज कराएं। और दोनों हमारे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर पाठक, डॉक्टर गांगुली ने एक अच्छी बात कही कि ज्यादा दिमाग मत मारिए इन चीजों में। और देखिए कमाल की बात, देखिए आप ये सोचिए कि भारत के कितने लोग कोविड से पहले साउथ अफ्रीका या ब्राजील घूमने गए होंगे, लेकिन वहां का म्यूटेंट, वहां का वायरस आपके पास घूमने आ गया, और ये बड़ा डेंजरस स्थिति है। तो ऐसे में ये आपको नहीं सोचना है कि कौन सा म्यूटेंट कितना है, कितना कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसको चिंता मत कीजिए। सीधी बात है, फोकस करिए अपनी हेल्थ पर। डॉक्टर प्रभा, मेरा आपसे वही सवाल है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए इस वक्त बहुत से लोग तरह तरह के नुस्खे बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक मेरी फ्रेंड मिली, उन्होंने मुझे कहा घर से आप निकलते हैं तो एक लौंग मुंह में रख लीजिए, उसे चबाना नहीं है और उसको मुंह में रखिए। मैंने हिसाब लगाया और मैंने ये समझा कि क्योंकि ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये कोई केमिकल नहीं है, ये कोई अलग चीज नहीं है जो आर्टिफिशियल हो, नेचुरल चीज है, तो दबाने में क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही अगर ये छोटी छोटी चीजें जो घर की हैं, जो बड़े बुजुर्ग पहले भी कह गए हैं, अगर ये हम करते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई साइड इफेक्ट है। आप क्या प्रीफर करेंगे सर? देखिए साइड इफेक्ट तो नहीं है, मगर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लॉन्ग रख लिया तो मैं मास्क उतार सकता हूँ। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है समझना कि जैसे आपने कहा कि, और डॉक्टर साहब ने भी कहा, जो कोविड बिहेवियर्स कहते हैं हम, कि कुछ भी, चाहे लौंग रखिए, चाहे दालचीनी रखिए, चाहे सुपारी रखिए, कुछ भी रखिए, कुछ भी खाइए, कोई भी मतलब जो नुस्खा लीजिए, मगर जो कोविड बिहेवियर, सेफ बिहेवियर्स हैं कि मास्किंग, और वो भी ठीक ढंग का मास्क, और मास्क जैसे पहनना चाहिए वैसे पहनना चाहिए, डिस्टेंसिंग, और डिस्टेंसिंग में पता है ये भी सोचना चाहिए कि चलो हम कोई पार्क में हैं तो दूर दूर हैं, और किसी दुकान में गए तो बिल्कुल पास बात करने लगे लोगों से। शादियां हैं या फंक्शंस हैं या बर्थडे पार्टीज हैं, इतना मन करता है जाने का कि मतलब अगर हमें मन में डर भी है तो हम उसको डर को हटा के जा रहे हैं कि वो बुरा मान जाएंगे। एक ही मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि वो लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आना चाहती हूँ, ये एक कहने की हिम्मत लोगों में होनी चाहिए कि देखिए आजकल कोविड चल रहा है, ये फंक्शन मैं समझती हूँ आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को रिस्क ना करूँ या लोगों को रिस्क ना दूं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। ये कहना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कह रहे हैं नहीं बुरा मान जाएंगे, हम फंक्शन में नहीं जाएंगे, किसी की मृत्यु हो गई तो हम पूछने नहीं जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग सेफ्टी बिहेवियर्स को भूल रहे हैं। तो वैक्सीन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, और डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि खाली जहां पे आपको कन्वीनियंट है तो वहां पे डिस्टेंस करें और सडनली सब कुछ भूल जाएं। तो ये बहुत जरूरी है, चाहे आप लौंग लें, चाहे दालचीनी लें, चाहे अदरक लेते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये सब करना बहुत जरूरी है उसके साथ। हालिया जो कुछ फैक्ट्स हैं वो बताते हैं, स्टडी बताते हैं कि जब से हम लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू किया है, जब से हमने मास्किंग शुरू की है, तब से अस्थमा और इसके साथ साथ टीबी के मरीज बहुत कम हो गए हैं। और हम जानते हैं कि ये हवा के जरिए से भी दिक्कत होती थी, तो उसमें एक फायदा तो ये भी हुआ है कम से कम लोगों को। और रही बात लोगों की कि वो बुरा मान जाएंगे, अरे बंदा रहेगा तो अच्छा मानेगा, बुरा मानेगा, कोई रहेगा ही नहीं तो फिर क्या अच्छा बुरा। उसमें डॉक्टर गांगुली ये एक नेचुरल बिहेवियर में बड़ी दिक्कत आ जाती है। वो दोस्त, वो यार जिनके गले में हाथ डाले बिना कोई बात ही नहीं होती थी, कोई अगर मस्त बात होती थी, चुटकुला होता था तो हाथ पर ताली बजाने के उसमें मजा ही नहीं आता था, वो अब दरअसल लोग जो हैं वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर यार दोस्त इतनी पास आ जाए कोई अहम बात बताने के लिए, कोई चुटकुला सुनाने के लिए, तो अब सर दोस्ती देखें पहले कि जान देखें। और लोग कहते हैं कि जान से प्यारी दोस्ती, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और कई बार लोग शर्म के मारे बता भी नहीं पाते कि थोड़ा सा दूर हो जाओ भाई, अभी कोविड है। कई बार लोग अनजाने में भूल जाते हैं। एक्चुअली लाइफ अब जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है।
हम जिसको न्यू नॉर्मल बोलते हैं। मैंने काफी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस की हुई है रिमोट वे में। जो इवेंट्स मैनेजर हैं ऐसे करते हैं जैसे पता ही नहीं चलता कि आप उस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले रहे हो। और इसी तरह से हमने अंतिम संस्कारों में भाग लिया है, शादियों में भाग लिया है। ये जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहो। और आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। आप उसमें अपना बातचीत कर सकते हैं, हंस सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो न्यू नॉर्मल है, हम लोग का जो पोस्ट कोविड लाइफ होगा वो कुछ अलग तरीके का होगा। काफी लोग घर में से बहुत अच्छा काम कर ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स जाना जरूरी होता है बाहर, लेकिन वो लोग अगर मास्किंग और वो सारी चीजें करें तो सुरक्षित रहते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये बार बार आ रहा था कि जो नॉर्मल लोग भी होते हैं, जो होम ट्रीटमेंट में होते हैं, उनको थोड़े से इम्यून बूस्टर्स दिए जाते हैं। जैसे विटामिन D3 है। विटामिन D3 एक टोल रिसेप्टर 2 को मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बनना चाहता, एक ऐसे पाथवे को कंट्रोल करती है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिंक को हिट दिया जाता है। जिंक भी इम्यूनिटी बूस्टर है। जो फ्लेक्स सीड है, जिसको कि असली बोलते हैं, उसमें अलसी बोलते हैं, उसमें ओमेगा 3 होता है। तो ये भी एक इम्यून बूस्टर होता है। ये हमारे नॉर्मल उसमें ये दिया जाता है। तो ये सारी चीजें दी जाती है। विटामिन C भी दिया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट भी दिए जाता है इसमें, जो हमारे कुछ ऐसे आयुर्वेदा या आयुष की चीजें हैं, जैसे च्यवनप्राश हुआ या ऐसी चीजें हैं, इनमें भी। और ये करकुमिन है जो कि आप दूध के साथ मिला के पीते हैं। ये एक नॉट ओनली एंटीऑक्सीडेंट है, इनमें दूसरी चीजें भी होती है। फिर अभी बात हो रही थी आपकी क्लोव या क्या चीज मुंह में रखो, या अदरक या दूसरी चीजें रखो। एक हमारे यहाँ काढ़ा बनता है जो कि ग्रैंड मदर्स बनाती थी। उसमें मुलेठी, ऐसे कई चीजें होती हैं, ऑसिमम वगैरह, जिनमें की एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, नॉन एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है। अभी जो नेजल शील्ड्स बन रही हैं, उनमें कुछ ऐसी चीजें यूज हो रही हैं विद यूकलिप्टस ऑयल और क्लोव ऑयल के साथ। सो ये नेजल शील्ड के कई प्रयोग चल रहे हैं, कई क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं। एक जो नेशनल आयुष वाली जो इंस्टीट्यूट है, वो भी एक चला रही है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि सैनिटाइज नाम के कंपनी ने किया है, अभी भारत बायोटेक भी एक कर रही है। तो नेजल शील्ड एक बिल्कुल, और नेजल शील्ड के साथ साथ नेजल स्प्रे, मैं इस पर भी आऊंगा सर, क्योंकि आजकल हम बहुत सुन रहे हैं उसके बारे में। और नेजल स्प्रे वैक्सीन की तुलना में कितना कारगर है, उस पर मैं बात करेंगे। आता हूं डॉक्टर गांगुली आपके पास। डॉक्टर पाठक, आपके पास आ रहा हूं। देखिए सर, हमने बात की लौंग मुंह में रख लीजिए, अदरक ले लीजिए, बाकी चीज रख लीजिए, मास्किंग करिए, ये सब बातें हो गई। एक छोटी चीज मैं आपसे पूछता हूं सर, मास्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा एक भ्रांति है लोगों में। वो ये है कि घर पे कम से कम मास्क निकाल दीजिए, क्योंकि सारे दिन जब आप मास्क पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ये कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव मास्क पहनने से। जबकि आजकल की जो नई गाइडलाइन है या जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसमें यह कहा गया है कि घर में भी अगर आपको ज्यादा कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत में है, तो आप मास्क पहने रखिए। अब डबल मास्किंग के लिए कहा जा रहा है सर। कुछ लोग ऐसे हैं जो चालान कटवा लेते थे, एक मास्क नहीं पहनते थे, अब उनको कह दिया गया डबल पहनिए, तो वो और कंफ्यूज है। तो सर इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। करना क्या है, घर में पहनना है कि नहीं पहनना है? ज्यादा पहनने से कोई दिक्कत होती है क्या? ऑक्सीजन की अगर ज्यादा दिक्कत आजकल हो रही है तो वो कोविड की वजह से या मास्किंग की वजह से है? ये ऐसे ऐसे सवाल है जिन पर व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया होते तो बात करने के लिए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बन गए हैं अब। जी देखिए, जब ये म्यूटेंट आया, जब ये जो सेकेंड वेव हम लोग देखने लगे, तो स्टडीज आई ऑब्वियसली कि ये स्टडीज आई कि भाई ये एयरबॉर्न हो रहा है, जिसका कि एविडेंस आ रहा था। तो लोगों को बोला गया कि ऑब्वियसली आपका एक मास्क प्रोटेक्टिव नहीं है, 2 मास्क लगाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली एक एविडेंस के साथ आया। तो इसमें तो ये मैं नहीं कह सकता कि भाई डबल मास्क प्रोटेक्टिव नहीं, आप एक ही पहनिए, कुछ नहीं से अच्छा तो ऑब्वियसली मास्क है। लेकिन अगर आप हमसे एज अ डॉक्टर मुझसे पूछे तो बोलेंगे ऑब्वियसली डबल मास्क प्रोटेक्टिव है, क्योंकि ये एविडेंस आ रहा है हमारे पास, साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं। अब देखिए ऑब्वियसली कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, कुछ लोगों को मुंह पे कुछ चीजें जैसे कपड़ा जैसे चली जाए उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अब उनको ग्रेजुअली न्यू नॉर्मल की तरफ, जैसे डॉक्टर साहब लोग बोल रहे हैं, न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब
दिस इज मतलब अब आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा समय है कि पहले जान बचे, और आपको बेस्ट तरीका क्या है, आप उसको लगा के भूल जाइए। बोलना आसान है कि भूल जाइए, लेकिन जितना आप सोचेंगे कि आप 2 मास्क पहने हैं, कुछ अनकंफर्ट हो रहा, बार बार आपका हाथ जाएगा, वो ऑब्वियसली आपको डिस्कंफर्ट कॉज करेगा। तो बेस्ट तरीका है आप 2 मास्क लगाएं, अपना ध्यान कहीं और बटाएं। आप सेफ है सबसे, आपको अगर किसी एक चीज से सेफ्टी मिल रही है तो आप उसमें ज्यादा डिबेट नहीं करिए, ज्यादा उसके बारे में सोचिए नहीं, वो ऑब्वियसली अच्छी चीज है। जहां तक रही बात ऑक्सीजनेशन कम होने की, ऑब्वियसली कॉमन सेंस ये बोलता है कि ऑक्सीजनेशन कम होगा, थोड़ा CO2 रिटेन हो रहा होगा, लेकिन ऐसी क्या कोई स्टडी आई है, ये मैं अभी आई एम नॉट इन अ बेस्ट पोजीशन कि मैं आपको बता पाऊं कि ऐसी कोई स्टडी है जो बता रही है कि सिग्निफिकेंटली आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये कॉमन सेंस जरूर है कि डबल मास्क पहन के आप दौड़ेंगे अगर, तो ये नॉर्मल से ज्यादा आपको जाहिर बात है, क्योंकि उस वक्त आपको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए होती है एथलीट्स को या इस तरह के रनिंग करते हुए। अब सर देखिए, दर्शकों का हौसला बढ़ाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर दर्शक ये पॉइंट सुन रहे होंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे इस बात को लेके कि डबल मास्किंग कर ली। अब दुनिया में अकेले तो है नहीं हम जो इस वक्त डबल मास्किंग करके घूम रहे हैं, और जिसे देखकर आंखों को सुकून मिलता है उसे देख लीजिए काम चल जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी अगला डबल मास्किंग में होगा, तो उसके मास्क देखकर अपने को अंदाजा आ जाता है कि भाई हम भी डबल मास्किंग में। खैर, ये इम्यूनिटी का और ये साइकोलॉजी का सवाल है, तो डॉक्टर प्रभा मेरे ख्याल से इसमें हमें हेल्प कर पाएंगी। डॉक्टर प्रभा, आपसे मेरा सवाल वही है, मैम डबल मास्किंग कर लें, ठीक, अब ध्यान कैसे हटाएं उससे, और ये कैसे भूल जाएं कि भाई इस वक्त डबल मास्किंग है हमारे चेहरे पर, अपना आप नॉर्मल रूटीन में काम करते रहिए, भूल जाइए कि क्या है जो प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई है वो बहुत जरूरी है आपकी जान के लिए। देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग डॉक्टर्स भी पिछले साल जब आया था तो जब मास्क पहनते थे तो लगता था हे मतलब कैसा पेशेंट से कैसे बात करेंगे, बात नहीं कर पाएंगे, थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ेगी, पेशेंट्स को बुरा लगता था, वो मास्क नीचे करके बात करते थे। मगर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी आदत हो गई और अब तो बिना मास्क के हम कहीं भी नहीं जाते हैं, कमरे में 4-5 मास्क पड़े रहते हैं हमारे। तो मुझे लगता है कि वो एक आदत की बात है, और एक बार मतलब हमको लग जाए मन में कि कुछ नहीं होगा, मास्क पहनेंगे तो क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा, और अपने मतलब बोलने का तरीका बदल जाता है, थोड़े से जेस्चर्स ज्यादा यूज करते हैं, थोड़ी सी आंखों से ज्यादा बात करते हैं, और एक किस्म से वो एक हमारे मतलब अटायर का, जैसे हम बिंदी लगाते हैं या बाली पहनते हैं या क्लिप लगाते हैं, दुपट्टा पहनते हैं, वैसे हो गया है अब तो कि मास्क भी वैसे ही एक हमारे एक बॉडी का एक अंग हो गया है। इनफैक्ट जब मास्क नहीं पहनते तो अब अजीब लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा पहले कि मास्क के इतने फायदे हैं, अब किसी भी चीज जैसे हेलमेट है, किसी भी चीज का फायदा होगा तो उसका मतलब यूज करना तो बहुत जरूरी है, और थोड़ी दिन के बाद वही आदत सी पड़ जाती है। तो मैं चाहूंगी दर्शकों को ये कहने के लिए कि मतलब आप पहनिए, बात करिए, उसमें थोड़ा सा जोर से बात करिए, थोड़े से हाथ पैर मतलब वो आंखों को यूज करिए, थोड़ा मतलब अभी अलग तरीके यूज करिए बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का एक दूसरे के साथ, और लोगों को भी कहिए कि नीचे मत डालिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं मतलब आदर नहीं कर रहा हूँ आपका, इसलिए मैं नीचे मास्क लगा के बात करता हूँ डॉक्टर साहब आपसे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरा आदर कर रहे हैं तो प्लीज आप मास्क लगा लीजिए। तो मतलब लोगों को पढ़ाना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई एविडेंस तो है नहीं, और हमें भी इतनी आदत पड़ गई है अब, जैसे मैंने कहा वो एक बॉडी का, एक अपने अटायर का, फैशन का एक स्टेटमेंट बन गया है। तो ऐसे एक पॉजिटिव थिंकिंग मास्क के बारे में लाना बहुत जरूरी है। ठीक, ये पॉजिटिव थिंकिंग लाना ही हमारा काम भी है। तो नई हीरोइन की तरह बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मधुबाला की तरह आंखों से बात कीजिए, उसी में सुरक्षा है आपकी फेफड़ों की, आपकी जान की। डॉक्टर गांगुली, आपके पास आ रहा हूं मैं नेजल स्प्रे की बात कर रहा था सर। नेजल स्प्रे के बारे में आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, और हम ये भी सुन रहे हैं कि नेजल स्प्रे बड़ा इफेक्टिव है और वैक्सीन से भी तेज आपको ठीक करता है। और जो ट्रीटमेंट है, जो भी हमारा पारंपरिक ट्रीटमेंट चला आ रहा है ऑर्थोडॉक्स, जिसमें वही हम दवाइयों का बात करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, पैरासीटामोल, ये सब, नेजल स्प्रे बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है और क्या वाकई इफेक्टिव है? इंडिया में इसकी क्या आप अभी देख रहे हैं संभावनाएं? इसके बारे में, इसके पहले मैं एक शब्द डबल मास्किंग का बोलना चाहूंगा। ये 85% प्रोटेक्ट करता है, लेकिन डबल मास्किंग ऐसे सिचुएशन में जब जाए तब जरूरी होता है। जैसे हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जब पेशेंट को देखते हैं डायरेक्टली, उस वक्त जरूरत ज्यादा होती है, या जो पुलिसमैन है या दूसरे हैं जो कि कांटेक्ट में आते हैं, उस वक्त डबल मास्किंग की जरूरत होती है। अदरवाइज ट्रिपल लेयर मास्क जो है
वो काफ़ी होता है। सो हमें सिचुएशन के ऊपर देखनी पड़ेगी। और डबल मास्किंग ऐसी होती है कि आप एक N95 के ऊपर एक कपड़े का मास्क करते हैं जिससे कि फिटिंग अच्छी हो, ऐसा नहीं कि आपकी सांस रुक जाए। इसके बाद मैं नेजल स्प्रे में आता हूँ। नेजल स्प्रे में जो सबसे अहम नेजल स्प्रे निकला है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड वायरस को मारती है, इन्फ्लेमेशन को घटाती है। और ये स्प्रे सैनिटाइज नाम के कंपनी है जो इजरायली, कैनेडियन और यूरोपीय यूके में हुआ है। यह बाजार में भी है। इंडिया में कई कंपनीज इसको बनाने लगी हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये वेसल्स को भी डायलेट करता है। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज होता था ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जब जाता है तब ये लंग का ऑक्सीजन भी बढ़ाता है, उसमें ये वेसल्स को डायलेट करके उसमें सहायता करता है। तो इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी आई हैं जिसमें कि हम इसको कहते हैं भ्रामरिका प्राणायाम। भ्रामरिका प्राणायाम भ्रमर के नाम से हुआ है। आप हमिंग करते हैं, जो मैंने अभी एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छापा है इरविन वैन डाइक के साथ। उसमें जब आप हमिंग करते हैं, हमारे जो साइनसेस हैं जो कि नाक के चारों तरफ होते हैं, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड जमा होता है। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड नाक में आ जाता है और करीब 90% ये जो वायरस है ये नाक में घटा देता है, क्योंकि नाक में ये वायरस अपना घर बनाता है और 3-4 दिन उसके बाद ये लंग्स में जाता है। सो भ्रामरिका प्राणायाम एक और इसका वो है। तीसरी चीज़ें जो निकली हैं, जो कि बहुत आयुर्वेदा में निकली है, वह मॉडर्न मेडिसिन में निकली है। ये एक ऑयल का एक छोटा सा कोटिंग होता है जो कि नाक में आप इंस्टिल करते हो, तो वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो अटैच नहीं कर पाता रिसेप्टर में। उसके साथ कुछ हर्ब्स डाल देते हैं जो कि नॉन एंटीवायरल है, जैसे मुलेठी हुआ, ग्लिसराइड ग्लैब्रा, जिसे ग्लिसरजिक एसिड होता है। इस तरह के करीब 8-10 ऐसे हर्ब हैं जो कि नॉन एंटीवायरल है। वो ऑयल के साथ मिला के नाक में इसको इंस्टिल करते हैं। तो ये आप मॉडर्न मेडिसिन, ये आपने बहुत अहम बात बताई डॉक्टर गांगुली। और जब आप नर्व्स की बात कर रहे हैं तो डीएम न्यूरोलॉजी हैं हमारे साथ डॉक्टर पाठक साहब। डॉक्टर पाठक साहब, ये जो हम हमिंग की बात कर रहे हैं, यानी अगर आम भाषा में हम कहें तो ओम का उच्चारण गले से लेके मस्तिष्क कर आपको गुंजायमान कर दे, आपको वो हमिंग दे दे, क्या वो फायदा देगा? जो हमिंग करते हैं हम, वो फायदा देगा? क्योंकि आजकल कुछ वीडियोस में हमने देखा है, बहुत लोगों ने कहा कि हमिंग करिए, ओम का उच्चारण करिए और ऐसा करिए कि पूरा दिमाग तक वाइब्रेशन फील हो आपको। जी देखिए, जैसे सर ने, गांगुली सर ने कहा, ऑब्वियसली इसका फायदा है। अब ये स्कल बेस, जो कि एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं आपको बता सकता हूं, स्कल बेस और गला, इनके लिए एक बहुत ही मतलब रामबाण टेक्निक है एज फार एज स्कल बेस और गले की दिक्कतों के लिए। लेकिन देखिए, ये टाइम इमेमोरियल से रहा है। अगर कोई मुझसे आज पूछता है क्या कोई एविडेंस है कि ऐसा करने से क्या कोरोना का सीवियर फॉर्म या कोरोना नहीं होगा, ये बोलना मुश्किल है। कॉमन सेंस से मैं ये बता सकता हूं कि ऑब्वियसली आप प्रोटेक्टेड होंगे और ये टाइम इमेमोरियल से चला आ रहा है और हेल्पफुल होगा। लेकिन ये समय है जिसमें कि हम दवाइयों के अलावा भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करें ऐसी टेक्निक्स के ऊपर, जिसमें से कुछ पेशेंट को हम रैंडमाइज करें कि ये भ्रामरी करते हुए या ओम का उच्चारण करते हुए रोज करें और 3-6 महीने के ऊपर, और दूसरा ग्रुप जो कि शायद ना कर रहा हो उनको हम अगले 3-6 महीने देखें कि क्या इनमें सिग्निफिकेंस कुछ डिफरेंस आ रहा है एज फार एज कोरोना इज कंसर्न, कि क्या वो भ्रामरी करने वाले लोग कम इन्फेक्टेड हो रहे हैं एज कंपेयर टू नहीं करने वाले। तो ऑब्वियसली इसका फिर मैं ज्यादा बेहतर कंडीशन में होऊंगा बताने में। लेकिन जो इसका जो पैथोफिजियोलॉजी, जो इसके एविडेंस है और जो इसका कॉमन सेंस के से कोरिलेशन होता है, वो ये बताता है कि भ्रामरी जैसा एक्सरसाइज या ओम का उच्चारण जैसा एक्सरसाइज गले और स्कल बेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और फायदेमंद है। और देखिए, ये हमने आपको एक ऐसा नुस्खा बता दिया आज, फोमिंग कर रही है आज ऐसी चीज बता दी कि इसमें आपको कोविड में कुछ हो ना हो, भगवान खुश हो जाएंगे आपसे कि बच्चा सारे दिन ओम ओम कहता रहता है, एक पन दो काज, दोनों काम होते रहेंगे, भगवान को भी याद कर लेंगे, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो यही सब चीजें हैं। देखिए, हमने इस चर्चा में
बड़े बहुत गंभीर डूबे हुए विषय थे जिन पर हमने बात करने की कोशिश की। बीच बीच में हमने आपका मूड भी लाइट करने की कोशिश की, और उसकी वजह यही, जैसे डॉक्टर प्रभा बता रही थी कि आपको अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखनी है और सबसे बड़ा आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको बड़ा पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिव रहिए, मन से, बॉडी से रहिए नेगेटिव, टेस्ट में आइए नेगेटिव, यही हमारी मंशा है। बहुत धन्यवाद। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था। डॉक्टर प्रभा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गांगुली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर पाठक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस पैनल में जुड़े। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। मकसद सिर्फ इतना था, कोविड और उसके बाद के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या है, वैक्सीनेशन को लेकर जो आपके मन में सवाल है, नेजल स्प्रे को लेकर जो आपके मन में सवाल है, या ब्लैक फंगस को लेकर आपके जो मन में सवाल है, उनके जवाब जानना हमारा मकसद था। हमने कोशिश की उन